हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने बायोलॉजी ली है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने मैथमेटिक्स ली है। क्यों? क्योंकि ये मैथ्स और साइंस दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ये 11th एंड 12th क्लास के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये आगे की स्टडीज़ के लिए जो मैथ्स और साइंस की फील्ड में हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक कौन सा है? वेक्टर्स। वेक्टर्स। तो विदाउट हैविंग द कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेक्टर्स यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड साइंस। आप साइंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर आपको वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज नहीं है। आप साइंस को और मैथ्स को अच्छी तरीके से समझ नहीं सकते अगर आपको वेक्टर्स की कंप्लीट नॉलेज नहीं है। तो वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये वेक्टर है क्या। एक्चुअली में वेक्टर्स और स्केलर्स ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो वेक्टर्स को समझने के लिए स्केलर्स को भी समझना पड़ता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी समझना पड़ता है। देखिए, we know that many a times a single number is not sufficient to characterize a physical quantity। हम जानते हैं कि कई बार एक सिंगल नंबर किसी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरीके से कैटेगराइज करने में या उस फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं होता है, एबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग ऑब्जेक्ट से अ साइकिल may have a known speed। एग्जाम्पल के रूप में हमने ले लिया कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। मान लो एक साइकिल चल रही है, तो साइकिल चल रही है, उसकी स्पीड हमको पता हो सकती है, बट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स मोशन कंप्लीटली विदाउट नोइंग द डायरेक्शन इन विच इट इज मूविंग। लेकिन हम उस साइकिल की मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब तब तक नहीं कर सकते जब हमें ये ना पता हो कि वो साइकिल किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वी नीड टू थिंग्स, इसलिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकंड डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज सच एज वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, वेट एक्सेट्रा। These quantities are called vectors. These physical quantities are called vectors. तो ये physical quantities हैं vectors, जिनमें हमें डायरेक्शंस की भी नीड होती है मैग्नीट्यूड्स के साथ साथ। और हम वेक्टर क्वांटिटीज़ उनको कहते हैं जिनके एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनकी कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखिए, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझने की कोशिश करते हैं। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड फुल्ली बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को केवल उसके मैग्नीट्यूड के बेस पे कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता हो तो उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। जैसे मास, लेंथ, एनर्जी, टाइम, टेम्परेचर, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको केवल उनके मैग्नीट्यूड की हेल्प से कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी गेट्स कंप्लीटली डिफाइंड जस्ट बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली, एंड इन एडिशन also follows the triangle law of vector addition, it is called a vector। एक फिजिकल क्वांटिटी अगर उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की नीड हो और वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम एटसेट्रा। तो ये आपके
कुछ वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं, इनको हम वेक्टर्स भी बोलते हैं। फॉर अ वेक्टर देयर आर 3 कंडीशंस। एक वेक्टर के लिए 3 कंडीशंस बहुत जरूरी है। फर्स्ट, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। सेकंड, इट हैज़ अ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए, डायरेक्शन भी इंडिकेट होनी चाहिए। इट फॉलोज द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और उस जो भी वेक्टर क्वांटिटी है या जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम वेक्टर कह रहे हैं, उसे वेक्टर एडिशन का जो रूल है उसे भी फॉलो करना चाहिए, या वेक्टर का जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। तो अगर ये 3 कंडीशंस कंप्लीट होती हैं तो हम उस फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर, सिंपली वेक्टर कहेंगे। देखिए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर्स एस लगेगा यहाँ, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड आइदर ग्राफिकली और बाय सिंबल्स। वेक्टर्स को हम या तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो बनाते हैं, एरो का सिंबल बनाते हैं, जैसे ये एरो का सिंबल है। इसमें ये आप जो तीर का निशान देख रहे हैं, एरो का निशान देख रहे हैं, ये पॉइंटेड वाला पार्ट, इसको हम टिप बोल सकते हैं या हेड बोल सकते हैं या टर्मिनस पॉइंट बोल सकते हैं या टर्मिनेटिंग पॉइंट बोल सकते हैं। और जो ये पॉइंट आप देख रहे हो जहां पे कोई एरो का निशान नहीं है, ये टेल कहलाएगा या ओरिजिन, या इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे या इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जो लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी वो क्या करेगी, वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। एंड सेकंड बात है, इट्स एरो हेड, इसका जो एरो हेड है ये वाला, इट्स एरो हेड डिपिक्ट्स इट्स डायरेक्शन। ये जो एरो हेड है ये किसको बता रहा है? डायरेक्शन को बता रहा है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। जिधर एरो हेड होगा वेक्टर की डायरेक्शन उधर ही होगी। तो अब हम जानेंगे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हमने ये जान लिया कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर्स को सिंबॉलिक रूप से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिकली वेक्टर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। वेक्टर्स को 2 तरीके में से किसी भी एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइदर एज वेक्टर आर, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ए बी एट्सेट्रा। यानी सिंपली आप लेटर्स लिखिए और उसके ऊपर एरो यानी वेक्टर का साइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, जैसे आर, वेक्टर आर है तो उसको आप आर और आर के ऊपर एरो लगाकर रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वेक्टर आर। वैसे ही पी क्यू अगर आपका एक वेक्टर है तो आप पी क्यू लिख कर उसके ऊपर एरो का साइन लगा सकते हो। तो आप इसको पढ़ोगे, आप इसको रीड करोगे वेक्टर पी क्यू। ऐसे ही वेक्टर ए बी को आप रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं, ए बी लिख कर एरो का साइन लगा लीजिए ऊपर उसके हेड के ऊपर, तो ये बन जाएगा वेक्टर ए बी। तो एक तो फर्स्ट प्रोसेस ये है जिसमें यूजिंग एरो ऑन द हेड, हेड के ऊपर एरो लगाकर। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं वेक्टर आर, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ए बी एट्सेट्रा। इस तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। दूसरा मेथड क्या है कि आप जिस लेटर को, जो भी लेटर आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको आप बोल्ड यानी उसको थोड़ा मोटा हैंड राइटिंग में लिखो, बोल्ड उसको रिप्रेजेंट करो। जैसे आर को आप
सिंपली हम आर तो ऐसे लिखते हैं, तो इस आर को आप बोल्ड रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये बन जाएगा आपका वेक्टर आर। वैसे ही अगर वेक्टर पी क्यू है तो उसको बोल्ड रिप्रेजेंट करके आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर पी क्यू। इसको भी हम ऐसे ही रीड करेंगे वेक्टर आर वेक्टर पी क्यू। बट जो फर्स्ट मेथड है जिसमें हम एरो लगाते हैं हेड के ऊपर, ये ज़्यादा इजी मेथड है और टाइम को बचाने वाला मेथड है। जो बोल्ड लेटर के रूप में अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट हो रहा है, बुकों पे छप रहा है, वो तो पॉसिबल है, लेकिन हम जब पेन से लिखते हैं तो उस कंडीशन में हम जब बोल्ड बनाकर लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो ये एक इजी मेथड नहीं है। वेक्टर को इजीली आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, ये मेरी आपसे एडवाइस है। तो ये अच्छा मेथड है, सिंपल मेथड है। हम इसको इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर आर, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर ए बी एट्सेट्रा। दिस इज द बेस्ट मेथड। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर की जो मॉड्यूलस वैल्यू होती है वही उसका मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर का, जिसको मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ अ वेक्टर को आप मोड वैल्यू ऑफ अ वेक्टर भी बोल सकते हो शॉर्टकट में। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स। जो मैग्नीट्यूड्स होता है वेक्टर्स का वो अल्फाबेट के नॉर्मल लेटर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और बाय मॉड्यूलस या मॉड्यूलस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बात याद रखिए क्या कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स और बाय मॉड्यूलस। वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स को, जैसे हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी निकाल रहे हैं तो हम सीधा ए बी लिख सकते हैं। ए बी यहाँ पे बिना ए बी के ऊपर एरो हेड लगाए अगर हम ए बी लिखते हैं तो वो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। जैसे आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी। इस तरीके से आप नॉर्मली सिंपल अल्फ़ाबेट के द्वारा लिख सकते हो। या आपने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो आप सिंपली अल्फ़ाबेट लिख सकते हो ए। तो यहाँ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स और बाय मॉड्यूलस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू आर। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड खाली आर होगा, यानी नॉर्मल अल्फ़ाबेट का लेटर। और एक और एग्जाम्पल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सिंपली आप लिख दो ए बी। तो ये ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को। और आप मॉड्यूलस की हेल्प से लिख सकते हो, तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर। इसी टाइप से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी। तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो यूनिट वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन को समझने की कोशिश कीजिए। अ यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। यानी जब भी एक यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हो तो वो 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड होगा। किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो अ यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। ऑलवेज ऐसा ही होगा। कभी ये नहीं कि किसकी कोई अलग सिचुएशन हो उसमें 1 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड ना हो, नहीं। जिस प्रकार हम 2 × 1 = 2 गेट करते हैं, वैसे ही किसी वेक्टर को अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वो सेम वेक्टर गेट करेंगे।
ओके, तो यूनिट वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर किसी के साथ, यूनिट वेक्टर एक दूसरे वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है, या प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन विच वन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देन वी गेट द ऑलवेज ऑफ दैट वेक्टर विच इज नॉट यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर आर, अगर यूनिट वेक्टर आर है तो आप इसको आर कैप लिखोगे। इस तरीके से ये जो कैप लगा के आप इसके सिंबल्स को लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू आर कैप, यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप, यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू बी कैप। तो कैप लगा के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आर को यूनिट वेक्टर है तो उसको आप आर कैप लिखोगे, और आर कैप को देखने से पता चल जाएगा कि आर इज अ यूनिट वेक्टर। इसी टाइप से अगर ए को यूनिट वेक्टर है तो आप उसको कैसे राइट करोगे, कैसे लिखोगे, आप उसको लिखोगे ए कैप। बी को यूनिट वेक्टर है तो आप उसको लिखोगे बी कैप। अब देखिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है। यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, इन सब के अलोंग। तो इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, जितने भी टाइप्स के वेक्टर्स हैं सबको समझने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश, पूरा बेस्ट प्रयास करेंगे ताकि वेक्टर्स बहुत ही इजीली समझ में आ जाए। और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जितना हो सकेगा कि वेक्टर, मतलब ये वीडियो ज़्यादा एक लिमिट तक सीमित हो, तो सबकी प्रॉपर्टीज अगर पॉसिबल नहीं हुई तो कुछ एक वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज जरूर समझेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का काम होगा। इसलिए अगर आप वेक्टर्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।